2011 में उन्होंने 46 अवैध बिल्डिंग्स को उन्होंने सील किया और सील करने के बाद जैसे ही वो कोर्ट रूम में चला गया तो लोग रिलैक्स हो गए। जेएनएससी वाले सुप्रीम कोर्ट हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट में ये कह दीजिए कि आप खुद तोड़ देंगे और हम लोग इस केस को क्लोज कर देते हैं। खेल हो गया, मतलब आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे। और ये सारे जो अवैध निर्माण है वो चलते रहे। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ 3 लेयर ऑफ अथॉरिटीज है। एक अथॉरिटी है टाटा स्टील जो सबसे बड़ी अथॉरिटी, दूसरे नंबर पर जेएनएससी, तीसरे नंबर पर डीसी। तो 46 नहीं 538 जो यहाँ फ्लैट्स बने या उससे ज्यादा बने हैं, ये सारे फ्लैट्स टाटा ने सबलीज दिया है। आप पूछिए टाटा से, टाटा बताएगी? टाटा का कोई आदमी मुंह नहीं खोलेगा इस पर। इसमें तो टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके उसके जितने लैंड डिपार्टमेंट के लोग हैं उसको सीधा जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो लैंड बांटा है कि मेरे जो लोग हैं जो हमारे साथ व्यवसाय करते हैं या मेरे जो दलाल हैं या जो मेरे गुंडे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जेएनएससी का रोल बहुत लिमिटेड है, तो उनको मदद करने के लिए कि उनका कब्जा बना रहे उसके लिए जेएनएससी बनाया। किस तरह की टाटा कंपनी है कि पूरी की पूरी सरकार इसके साथ कुनाइब कर जाती है। हद है। तो जो ऑफिसर बैठा है वो तो बैठ के क्या करेगा? करप्शन ही नहीं करेगा, चोरी चमारी करेगा और क्या करेगा? वही करता है स्पेशल ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए क्या सेटलमेंट हुआ। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से जमशेदपुर के लिए अवैध निर्माण जो शहरों में बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं उसका किस तरीके से इसका खेल चल रहा है। कभी सीलिंग होती है, कभी जो है उसको फिर से नक्शा विचलित के नाम पर एक तरीके से फाइन होता है और फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि सारी कार्रवाई हटकर फिर से वो बिल्डिंग खड़ा हो जाता है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होता है। इस मामले को लेकर जो है कोर्ट गए हैं, के पक्ष रख रहे हैं अखिलेश श्रीवास्तव जी। ये आपको पता ही है, पहले कई बार इस मुद्दे पर हम सर से बात कर चुके हैं। खासकर टाटा और जमशेदपुर के जो लैंड की स्थिति है उसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण का खेल चलता है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आज इस जो समस्या है कितनी बड़ी है और जो एक खेल पूरा चल रहा है वो सीलिंग की कार्रवाई हो, अवैध निर्माण का हो, नक्शा विचलन और नक्शा पास का खेल है, कितना सही है कितना गलत है और इसमें अल्टीमेटली जो आम आदमी है वो किस तरीके से पीस रहा है। घर के लिए 50 लाख 1 करोड़ और 1.5 करोड़ तक जो लीज एरिया है उसमें वो देता है, लेकिन उसके पास लीगल अथॉरिटी के नाम पर या लीगल डॉक्यूमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। कोई भी बिल्डिंग जमशेदपुर में अधिकांश 90% बिल्डिंग ऐसे हैं जिसमें नक्शा विचलन तो मिल ही जाता है और फिर सीलिंग की कार्रवाई होता है, वो फाइन भी देते हैं, लेकिन स्थिति जस के तस रहती है, वो एक तरीके से सही नहीं होता। आप इस मामले को कोर्ट लेकर गए हैं, क्यों जाना पड़ा और क्या लगता है कि क्या होना? देखिए 2011 में मैं पिटिशनर के बिहाफ में ये बोल रहा हूँ, जिसके पक्ष में मैं कोर्ट गया। 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और सीरीज ऑफ ऑर्डर्स उन्होंने पास किया उस रिट में। और ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में जो शहर हैं उसमें नक्शा विचलन करके, यानी कि सैंक्शन प्लान के अगेंस्ट में जितने बिल्डिंग्स बने हैं उस पर कार्रवाई करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो कहा वो रिटरेट किया। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा अभी तक कहा था उस समय तक, उसको केवल हाई कोर्ट ने रिटरेट किया, कोई नई बात नहीं कही। मतलब ये था, उस जितने ऑर्डर्स आप देखेंगे तो उस ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स का मतलब एक ही था कि जो अवैध निर्माण हुए हैं उनको तोड़ना था। केवल जमशेदपुर में नहीं, सारे जगहों पे। दिल्ली में बड़ी कार्रवाई चली थी उस समय। रांची में, आप झारखंड में आइए तो रांची में, धनबाद हो, बोकारो हो, जितने शहर हैं झारखंड में जहां सैंक्शन प्लान के खिलाफ निर्माण हुए उनको तोड़ना था। सीधी बात है एकदम, उनको तोड़ना था। बाकी जगह क्या हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उनका एडवोकेट नहीं हूँ। मैं एडवोकेट हूँ जमशेदपुर के जो एक पिटिशनर हैं उनका। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कोर्ट में कहा कि माय लॉर्ड 2011 में जब आपने आदेश दिया तो इन्होंने 46 अवैध बिल्डिंग्स को, मतलब जो अवैध तरीके से बिल्डिंग्स बने थे 46, उसको इन्होंने सील किया। और सील करने के बाद कुछ दिनों के बाद, जब नॉर्मली क्या होता है हाई कोर्ट में, जब एक ऑर्डर आ जाता है तो फिर एक इम्प्लीमेंटेशन का पीरियड होता है कि भाई इम्प्लीमेंट होगा, फिर एफिडेविट फाइल करेंगे। ठीक है, किसी कारण से डिले हो गया, चीफ जस्टिस बदल गए, फाइल चला गया क्या नाम है कोर्ट से रिकॉर्ड रूम में, अब फिर उसको मेंशन करके निकालना, ये सब प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं कोर्ट में। तो जैसे ही वो कोर्ट रूम में चला गया तो लोग रिलैक्स हो गए। तब जेएनएससी के लोगों ने, अधिकारियों ने ये किया कि एक हलफनामा लिया, तमाम 46 बिल्डर्स जो हैं उनसे हलफनामा लिया कि, और उस हलफनामे में इन्होंने लिखा है कि हम खुद तोड़ देंगे।
बड़ा अजीबोगरीब हलफनामा है। मतलब बिल्डर वायलेटर है, उससे ये लोग हलफनामा लिए कि हम खुद तोड़ देंगे, आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। बट दैट वाज नॉट द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर था कि जेएनएससी अगर वो अपने को लोकल बॉडी कहती है और उसको लोकल बॉडी की अथॉरिटी है अंडर लॉ, अभी इस पर बाद में आते हैं हम कि उसकी क्या अथॉरिटी है, अगर वो लोकल बॉडी है और उसको अथॉरिटी है तो उसको तोड़ने की अथॉरिटी है, और उसको तोड़ने के लिए कहा गया था, न कि एफिडेविट लेके कि भाई आप खुद तोड़ लीजिए और आप एफिडेविट दे दीजिए, हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो जेएनएससी ने एक लीगल बॉडी के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में काम नहीं किया, उसने सुप्रीम कोर्ट के जैसा काम किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इसको तोड़ो, और उसने सुप्रीम, जैसे लगा कि एक अपील फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जेएनएससी वाले सुप्रीम कोर्ट हो गए और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एफिडेविट दे दीजिए, एफिडेविट में ये कह दीजिए कि आप खुद तोड़ देंगे और हम लोग इस केस को क्लोज कर देते हैं। खेल हो गया। ये तो क्विड प्रो को अंग्रेजी हम लोग लीगल टर्म्स में कहते हैं, लेन देन। मतलब आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे, ये माने जो उसको क्या कहते हैं आप जानते हैं, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये गेम हुआ और ये सारे जो अवैध निर्माण हैं वो चलते रहे। अब अवैध निर्माण किस तरह के हुए? एक कि इन्होंने G+2 का सैंक्शन किया बिल्डिंग का, और बने 6 और 7। आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं 7 तल्ला बिल्डिंग है ना, कैसे बन गया? तो सारे के सारे 46 जो बिल्डिंग्स हैं जिसका जिक्र इनके पिटीशन में है, वो सारे के सारे सबके सब उन्होंने मल्टीपल फ्लोर्स बनाए हैं, यानी G+2 का सैंक्शन को वायलेट करते हुए। इसके अलावा उन्होंने किया कि जो पार्किंग एरिया है, जो पब्लिक एरिया है, आप पार्किंग एरिया नहीं देंगे तो गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी? सब रोड पे। वो पर्यावरण कानून का वायलेशन है, टाउन प्लानिंग का वायलेशन है, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आप तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर अपना गाड़ी खड़ी करके रखें, वो तो कर नहीं सकते हैं ना। तो दूसरा का की जो प्रॉपर्टी है उसका जो लीगल राइट्स है आप उसको वायलेट कर रहे हैं। और ये जो 7 तल्ला 10 तल्ला जो बिल्डिंग है उसमें 6 तल्ला जो भी जमशेदपुर में बना है, 10 तल्ला सोता है तो अभी तक नहीं है। मतलब हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि इस तरह के जो मल्टीपल स्टोरेड बिल्डिंग्स है उसमें एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आप जैसे G+ का सैंक्शन है, तो हम दूसरे तल्ले में मैंने ख़रीदा एक फ्लैट, तो उस फ्लैट का छत जो है वो हम ओन करते हैं सबके साथ, मतलब वो कॉमन एरिया हो गया, उसमें मेरा भी हिस्सा है और पहले तल्ले और दूसरे तल्ले में रहने वाले तमाम लोगों का हिस्सा है, और हम उस छत का अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। बिल्डर क्या करता है? बिल्डर ने 2 फ्लोर के ऊपर से 5 फ्लोर निकाल दिया, तो छत तो मेरे हाथ से चला गया। तो एक तो मेरे राइट का, मेरा जो लीगल राइट है उसका वायलेशन हुआ। दूसरा, प्लिंथ कैसा है? प्लिंथ तो आपने बना G+2 का अगर सैंक्शन है तो जो प्लिंथ खड़ा किया वो तो डबल स्टोरेज के लिए खड़ा किया, उसमें 7 स्टोरेज आपने बना दिया। और ये जमशेदपुर शायद सिस्मिक जोन 2 है, समझ रहे हैं ना, कि अगर भूकंप आएगी तो जमशेदपुर में रिस्क है। 538 बिल्डिंग शायद हैं और सबने सैंक्शन प्लान को वायलेट करके मल्टीपल फ्लोर्स बनाए हैं। G+2 का सैंक्शन है और सारे G+4 का नहीं, G+4 के बारे में कन्फ्यूज़न है। G+4 जेएनएससी की बदमाशी है। इन लोगों ने क्या कहा, हाईकोर्ट में भी इन्होंने कहा है, मेरे केस में भी इन्होंने कहा है कि हमने रेगुलराइज़ किया, हमने 2 फ्लोर सैंक्शन किया, बाद में 2 फ्लोर और बन गया तो हमने रेगुलराइज़ किया। ठीक है, रेगुलराइज़ करने का कोई लॉ नहीं है, आप रेगुलराइज़ कर ही नहीं सकते हैं। आपके पास, पहली बात तो आपके पास पावर नहीं है, दूसरा लॉ में भी पावर नहीं है। कैसे रेगुलराइज़ किया, उसका ग्राउंड क्या है, आप क्या बताएं कोर्ट में? इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो G+2 के ऊपर जितने फ्लोर्स बने हैं जमशेदपुर में, उस सब के सब इलीगल हैं। उसमें आप होटल भी ले लीजिए, बहुत सारे होटल बने हैं ना, 6 फ्लोर 7 फ्लोर, सारे होटल के जो 2 G+2 के ऊपर जितने फ्लोर्स है सब गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट एक बात कही है, एकदम क्लियर कट। एक कि मल्टी राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो अगर सैंक्शन प्लान के खिलाफ हैं तो सबसे पहले वो जो ओनर्स हैं उसके राइट्स का वायलेशन करता है, उसके लीगल राइट्स का। फिर वो लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, फिर वो पर्यावरण कानून का वायलेशन करता है, फिर वो टाउन प्लानिंग का वायलेशन करता है। मतलब आप जब चीज़ों को एक साथ जोड़िएगा, डिस्पोजल और ये सारा चीज़ देखिएगा, जमशेदपुर तो उस हिसाब से बहुत ही गंदा शहर है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि चीज़ें जो डिस्पोज होती है ह्यूमन वेस्ट वो तो नीचे से चली जाती हैं नदी में, तो आपको पता नहीं चलता है। अगर आप उसके बारे में अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जमशेदपुर इज़ वन ऑफ द डर्टीएस्ट टाउन्स, राइट। तो ये जो सैंक्शन प्लान के खिलाफ ये जो जितना बना है, आप समझिए कि पानी के लिए जो आपने ये बनाया है, क्या नाम है, पाइप और ये सारा, उसका कैपेसिटी कितना है 2 फ्लोर के लिए,
और वो कितने की कैपेसिटी सह रहा है, 7 फ्लोर का, तो उसकी क्या हालत होती होगी। और सारा का सारा जो वेस्ट है वो नदी में जा रहा है, तो नदी का तो सत्यानाश कर दिया। नदी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें कहाँ से मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, आपने बर्बाद कर दिया। और ये सारा कुछ जेएनएससी ने बर्बाद किया है। लेकिन इसमें जेएनएससी की गलती लिमिटेड है, ये समझिए। हमने कोर्ट में भी कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने नाम नहीं लूँगा, उन्होंने पूछा कि सैंक्शन प्लान के बारे में तो ये तो गड़बड़ी होना चाहिए। हमने बोला प्रॉब्लम ये है कि वहाँ 3 लेयर ऑफ अथॉरिटीज़ है। एक अथॉरिटी है टाटा स्टील जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, दूसरे नंबर पर जेएनएससी, तीसरे नंबर पर डीसी, है ना। अब पहले जेएनएससी का, पहले इसका समझिए। टाटा स्टील जो लैंड देती है, मैंने कई बार कहा है, आपको मालूम है कि ये लैंड इनको गवर्नमेंट ग्रांट मिला था, और जो लैंड का इस्तेमाल उन्होंने फैक्ट्री के लिए नहीं किया वो वेस्ट कर गई, मतलब वापस चली गई आदिवासियों के पास। इन्होंने आदिवासियों को लौटाया नहीं, कब्जा कर लिया और उसको सबलीज कर दिया। तो टाटा स्टील कैसे लोगों को लैंड देती है और उसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। मतलब जैसे हम कहें कि भाई हमको लैंड चाहिए 4 एकड़, आप दीजिएगा? नहीं देगा। वो हमारा एप्लीकेशन को वो क्या नाम है कंसिडर ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम एक बैकग्राउंड है, हमको नहीं मिलेगा ज़मीन। जिसको आपने दिया उसको किस ग्राउंड पे दिया भाई, उसका क्या क्वालिफिकेशन है कि आपने उनको लैंड दिया। तो 46 नहीं 538 जो यहाँ फ्लैट्स बने या उससे ज़्यादा बने हैं, ये सारे फ्लैट्स टाटा ने सबलीज दिया है, मतलब जो दे नहीं सकती है तो गैर कानूनी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि टाटा ने उसको सबलीज किया और उस पर 538 फ्लैट्स बन गए। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि आपने किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इन सारे बिल्डर्स को दिया है। आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताइए। मतलब आपने बिल्डर ए को दिया, बिल्डर बी को नहीं दिया। ए को क्यों दिया, बी को क्यों नहीं दिया, आप पूछिए टाटा से, टाटा बताएगी? टाटा का कोई आदमी मुंह नहीं खोलेगा इस पर। इसमें तो टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर से लेके उसके जितने लैंड डिपार्टमेंट के लोग हैं उसको सीधा जेल भेजना चाहिए हेमंत सोरेन को। और एसपी और डीसी अगर ये लोग यहाँ पे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, इनको तो टाटा स्टील के एमडी और उसके तमाम ऑफिसर्स को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो लैंड बांटा है ना, फ्रीबीज, कि मेरे जो लोग हैं जो हमारे साथ व्यवसाय करते हैं या मेरे जो दलाल हैं या जो मेरे गुंडे हैं वो यहाँ पे बिल्डर बनेंगे, उनको उन्होंने बिल्डर बनाया। बिल्डर बनाने के बाद उन्होंने प्लान सैंक्शन किया। पहले प्लान सैंक्शन करती है टाटा म्यूनिसिपल बॉडी है, तो लैंड जो मिलेगा उसका पहले एक रेगुलेशन होना चाहिए था। उस रेगुलेशन में वो रेगुलेशन पास कौन करता? सरकार करती, और सरकार फिर उस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी देती जेएनएससी को, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेएनएससी का रोल बहुत लिमिटेड है। ये तो हेमंत सोरेन की बदमाशी है कि उन्होंने जमशेदपुर में लैंड के लिए, कि कैसे लैंड दिया जाएगा दूसरे लोगों को, बिल्डर्स को या किसी और को, अलग अलग पर्पसेस के लिए, घर बनाने के लिए या मॉल बनाने के लिए या सिनेमा हॉल बनाने के लिए, कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए, कोई लीगल ऑफिस खोलने के लिए, किस ग्राउंड पे हम देंगे, इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए था, इसका एक कानून होना चाहिए था। सरकार ने कानून नहीं बनाया 23 साल तक। तो टाटा को फ्री हैंड था कि भाई मेरी ज़मीन है। कि जब टाटा सैंक्शन करेगी तो जेएनएससी क्या करेगा? एक तो जेएनएससी कोई लीगल बॉडी है नहीं, तो उनको मदद करने के लिए कि उनका कब्जा बना रहे उसके लिए जेएनएससी बनाया। मतलब किस तरह की टाटा कंपनी है कि पूरी की पूरी सरकार इसके साथ कोनाइब कर जाती है। हद है। चीफ मिनिस्टर से लेके पूरा कैबिनेट मिनिस्टर तक कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ के प्रति इनका कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति इन पॉलिटिशियन का रिस्पेक्ट है, ना कानून के प्रति पॉलिटिशियन है। ये सीधे इनके एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, पेरोल में चले जाते हैं टाटा के। तो ये लोग टाटा के साथ मिलके इन्होंने इसका कोई रेगुलेशन नहीं किया। तो जो ऑफिसर बैठा है वो तो बैठ के क्या करेगा? करप्शन ही नहीं करेगा, चोरी चमारी करेगा, और क्या करेगा? वही करता है। लेकिन उसकी गलती नहीं है, समझो आप, क्योंकि उसको सरकार ने वो पावर नहीं दिया करने का। सरकार को यहाँ म्यूनिसिपलिटी बनानी थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद 243P से 243Z तक जो प्रोविजंस आए, मैंने अनुच्छेद जो डाले गए, उसके बाद तो सरकार के पास कोई चारा नहीं है। सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि हमारा और टाटा का सेटलमेंट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि नथिंग सर्वाइव्स। अरे नथिंग सर्वाइव्स कमाल है क्या इनके बीच में? ये पब्लिक इशू है। ये टाटा एक प्राइवेट बॉडी है और सरकार, ये कोई मतलब गुप्त चीज नहीं है कि इनके बीच में कोई सेटलमेंट हो गया तो आप उसको डिसमिस कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया। सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए क्या सेटलमेंट हुआ, आप बना रहे हो कि नहीं वहां पे लोकल बॉडी। आप अगर समझते हो कि आदिवासी एरिया है, शेड्यूल 5 लागू है, तो आदिवासियों की जो स्वशासन की व्यवस्था है वो आपको लागू करना पड़ेगा।
और अगर आप मानते हो कि ये नहीं है तो आपको म्यूनिसिपैलिटी जो 74th अमेंडमेंट है उसके तहत म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाना, ये नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, और ये आराम से 16 में उन्होंने आदेश करवा लिया, मैटर डिस्पोज्ड ऑफ। 7 साल हो गया, 7 साल से बैठे हुए हैं। मतलब 1989 से लेके 34 साल से ये ड्रामा चल रहा है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्नाइवेंस ऑफ द स्टेट एंड टाटा स्टील। मतलब ऐसा गंदा, मतलब कॉन्स्पिरेसी, जहां स्टेट और एक तरफ स्टेट और एक तरफ एक प्राइवेट बॉडी शामिल हो, ऐसी गंदगी आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में भी ऐसी गंदगी नहीं है।